दोस्तों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2023 के लिए गणित विषय का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इससे पहले हमने आपके अन्य विषय जो है सॉल्व करवा दिए हैं, और जो विषय जो सॉल्व करवा दिए हैं उनको जरूर देख लेना, और बाकी विषय आपके आ रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में जो है 27 प्रश्न रहेंगे, यानी कि लेंथी पेपर रहेगा आपका, ठीक है। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 में जो है 8 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। पैटर्न चेंज हो चुका है, मैं आपको पहले बता चुका हूं और दोबारा भी बता रहा हूं कि आपका पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है। पिछले जितने भी आपने पेपर देखे हैं, पिछले साल के जितने पेपर्स हैं, उनसे ये पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे एमसीक्यू भी क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। 8 क्वेश्चन 1 नंबर के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है 2 अंकों के प्रश्न शुरू होंगे। जो 2 अंकों के प्रश्न होंगे वो 10 से लेकर 16 तक प्रत्येक 2 अंक के रहेंगे, और 17 से लेकर 21 तक ये सभी प्रश्न 4 अंक के रहेंगे। और इसके बाद जो है 22 से लेकर 27 तक के सारे प्रश्न जो है 5 अंक के रहेंगे। टोटल प्रश्न मैंने बता दिया आपको 27 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा जो है लेंथी पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ही आपका जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? और आपको बता दूंगा कि मैं ये पीडीएफ जो है वेबसाइट पर डाल दूंगा। पीडीएफ आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। सारे कंप्लीट आंसर आपको वहां से मिल जाएंगे, 1 से लेकर 27 प्रश्नों के पूरे सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये अंडर रूट 3 का कोई मान नहीं निकलता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। पाई खुद इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है पाई खुद भी। और यहाँ पे अंडर रूट 5 भी जो है इसका भी मान नहीं निकल सकता, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गई। इसका मतलब जो है यहाँ पर देखोगे अंडर रूट 4 का मान जो है आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हम 2 को जो है 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। वही सारी संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसको हम जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें देखते हैं क्या पूछा गया। समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा? सभी को पता है अच्छी तरह से, अगला पद जो होता है इन बीच में जो डिफरेंस है उसको अगले में जोड़ दो। यहाँ पे देखो 4 में 6 जोड़ा गया है तो 10 हुआ है, 10 में 6 जोड़ा गया है तो 16 हुआ है, और 16 में 6 जोड़ा गया है तो 22 हुआ है। और 22 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पद कौन सा आ जाएगा, 28 पद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल 28 पे टिक कर सकते हो, या फिर आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर निकालने के लिए जो आपका अगला पद है जो 10 है उसमें से पिछला पद जो 4 है उसको माइनस कर दीजिए। तो पहला जो दूसरा पद है हमारे को 10 दिया हुआ है, उसमें से पहला पद जो है माइनस कर देंगे 4, तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा 6। इस 6 को अगली संख्या में जो लास्ट वाला पद है उसमें जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा गया, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी का 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहां पर पूछा गया यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यांक 3 है तो k का मान निकालना है। बहुपद आपको दे रखा है, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। आपको दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k दे रखा है आपको, ये बराबर हम शून्य कर देंगे। हमारे को यहाँ पे शून्यांक यानी कि x का मान दे रखा है। हमारे को दिया क्या गया है, दिया गया है x का मान, ठीक है। x का मान कितना दिया है, तो x का मान दिया है 3। तो x का मान जब हम 3 रख देंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें हम जो है x का मान रखते हैं, तो 2 इंटू में x कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 का फिर से स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर आपको x दिया हुआ है तो x का मान कितना है 3 है, तो फिर 3 रख देंगे। फिर प्लस में क्या है k है, तो k रख देंगे। इसके बाद में 0 लगा दिया। अब हमारे पास पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 है, इंटू में 3 का जो है स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस फिर से आपको 3 दिया गया है और फिर प्लस में k दिया गया है, ये इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, तो ये 18 हो गया, प्लस हो गया 3 और प्लस हो गया k, ये हो गया आपका 0 के बराबर। यानी कि अब मैं यहाँ से सीधा सीधा देख सकता हूँ 18 और 3 कितने हो गए, 18 और 3 हो गया 21। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 21 प्लस k बराबर 0, यानी कि 0 आ गया। यानी कि मैं k का मान यहाँ से निकालूं तो k बराबर क्या हो जाएगा, जब k के साथ में 21 का है, प्लस का है, लेकिन हम उधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर मैं इस 21 को इधर ले जाऊं दूसरे पक्ष में, यानी कि इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा तो क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 21 जो है हमारा प्लस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सॉल्यूशन जिस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है इस तरह से आपको ये पीडीएफ में करा हुआ मिलेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें द्विघात समीकरण x² माइनस 9 के मूल जो होंगे वो आपको बताना है। तो मूल निकालना है, तो हम सिंपली आपका x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ से मैं x² का वैल्यू निकालूं तो x² बराबर यहाँ पे माइनस 9 इसके साथ है, तो ब्रैकेट के इक्वल्स टू के उधर यानी कि बराबर के साइन के उधर भेजते हैं, तो ये माइनस का 9 है जो वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 9 आ गया। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा। और जो अंडर रूट की संख्या होती है ये प्लस और माइनस दोनों होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का कितना होता है, तो 3 होता है। तो 3 जो हमारा आ गया प्लस का भी और माइनस का भी, यानी कि x के जो हमारे मूल हो गए वो होगा एक तो आपका 3 और दूसरा होगा -3। तो 3 और -3 या -3 और 3 कौन सा अंक है हमारे पास, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन। तो यहाँ हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया यदि साइन ए 3/4 है तो tan a का मान निकालना है। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a क्या होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया क्या गया ये लिख लेते हैं। हमारे को दिया गया है साइन a, ठीक है, हमारे को दिया है साइन a, साइन ए, साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है हमारे को 3/4, ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में।
सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो हम यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जहाँ पे भी साइन कोस थीटा की बात होती है वहाँ पर राइट एंगल आता है। तो राइट एंगल एक कोई सा भी बना लीजिए अपनी मर्जी से, और यहाँ पर जो हम मेंशन कर देंगे कि हमको दिया क्या गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे को साइन और कोस की वैल्यूज हमारे को पता होना चाहिए। तो एक मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। LAL सभी को बताया होगा स्कूल में, लाल बटे कक्का KKA, ठीक है। या फिर इंग्लिश मीडियम को लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। तो ये भी आपका होता है। तो दोनों ही आपका, ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये आपका जो पहला वाला मैंने लिखा है ये हिंदी मीडियम के लिए है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका हिंदी मीडियम का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला जो है इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो सबसे वाला जो पहला होता है ये हमारे को साइन बताता है। यानी कि पहला अगर मैं साइन लिखूं, साइन थीटा का मान लिखूं, तो साइन थीटा या साइन ए साइन बी जो भी बोलो, तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अगर इसी तरह से मैं इंग्लिश वाले को लिखूं तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे P अपन में H होता है। इस तरह से दूसरा वाला जो होता है ये होता है कोस की वैल्यू। तो कोस थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो होता है A बटे K, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो यहाँ पे कोस हो जाता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे क्या होता है, आधार को बेस बोलते हैं, तो B बटे में कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस आ गया। इसी तरह से साइन कॉस और फिर टेन का मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान जो है आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार जो है आपका टेन थीटा होता है। टेन थीटा का अगर इंग्लिश में लिखें तो परपेंडिकुलर अपन में बेस P/B होता है। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए लिख दिया। अब हमारे को दिया क्या है, साइन A बराबर 3/4, यानी कि मेरे को 3 क्या है, तो आप देख सकते हो साइन में 3 ऊपर जो है वो क्या है, लंब है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये लंब है, और नीचे वाला क्या है, 4 जो है आपका कर्ण है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरा जो नीचे वाला है वो हाइपोटेनस है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये 90 डिग्री है। अब आप बता सकते हो कि इसमें आपका जो है लंब कौन सा है, तो लंब ये वाला है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा लंब कितना दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, यही हमें जो है सिंपल सिंपल बात बतानी है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मान लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन के हिसाब से जो है लंब क्या है, लंब 3 है, तो 3 जो है मेरा ये लंब है, आप देख रहे हैं, तो ये 3 मेरा लंब हो गया। और साथ ही साथ कर्ण कितना है, 4 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और ये परपेंडिकुलर का मान हमें दे रखा है साइन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और हमारे को निकालना है क्या, टेन निकालना है। तो टेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। बी मतलब आधार चाहिए। आधार हमारे पास है नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है कि वो क्या होता है, हमारा जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका ये लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कर्ण मतलब होता है आपका जो है हाइपोटेनस इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं, मेरे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है क्या, यस 4 दिया हुआ है, तो मैं हाइपोटेनस की जगह 4 रखता हूँ, 4 का स्क्वायर हो गया बराबर में बेस मेरे को नहीं पता है, बी मुझे प्राप्त करना है, तो बी मुझे ज्ञात करना है अभी। तो बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तब जाके हम 10 की वैल्यू में बी की मान पुट कर देंगे। पी तो मेरे पास है, पी का वैल्यू क्या है, पी बराबर 3 दे रखा है, ठीक है ना, लंब दे रखा है हमारे को। तो यहाँ पर जो है बेस की वैल्यू रखिए, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो बी हमारे को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस में परपेंडिकुलर हमारे को दे रखा है, यानी कि लंब दे रखा है 3, तो लंब को, ठीक है, लंब जो है हमारे को 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया इस तरह से, मेरे को बेस निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया 16, और यहाँ पे बी का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है, प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब मेरे को बी का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर एक तरफ कर दूंगा, और बाकी आपको कर देना है 16 माइनस 9, ठीक है ना। बी यहीं छोड़ दोगे तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, 16 की तरफ, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब यहाँ से मैं 16 माइनस 9 में से जो है बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9 करिए तो कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 7 जो है बी स्क्वायर आ गया। अगर मैं फिर से यहाँ आगे देखूँ तो मेरे को बी का मान चाहिए, बी स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो बी का स्क्वायर जब हटाऊंगा तो ये 7 का जो है क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे वाले पे रूट लग जाता है, तो बी का स्क्वायर हटाया तो 7 पे अंडर रूट हो गया, यानी कि बी का मान जो मेरे पास यहाँ पे आया वो अंडर रूट 7 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। तो मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए का मान हमें 10 ए का मान निकालना है, तो 10 ए का हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, 10 ए होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 10 ए का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं सीधा सीधा। 10 ए क्या हो जाएगा, तो 10 ए थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, ए, तो ए लिख देंगे। 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, अभी लंब हमारे पास ध्यान से देखो लंब कितना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यही है ना लंब, ऊपर क्या दिया हुआ है, लंब दिया है 3, तो लंब हमारे पास है ही, तो परपेंडिकुलर की जगह हम 3 लिख देंगे। तो लंब की जगह मैंने 3 लिखा, परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखा, नीचे बेस हमने अभी निकाला था अंडर रूट 7, तो बेस की जगह बी की जगह कितना लिख देंगे, अंडर रूट 7 लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोस का बोलता तो हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर देते, तो बेस कितना है, बेस अंडर रूट 7 है, और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो अंडर रूट 7 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ गया 10 ए का 3 बटे अंडर रूट 7, ये आंसर हो गया। अगर हम इस आंसर को निकाल करके चेक करेंगे रफ कॉपी में, तो हमें यहाँ पे टिक करना, हमको एग्जाम में एमसीक्यू के आंसर निकालने नहीं है, निकाल के लिखना नहीं है कॉपी में, हमें रफ में करना है कि इसका आंसर होगा क्या, और बस हमें उस ऑप्शन को लिखना है अपने एग्जाम बुक में। ध्यान रखना है, आपको ये डिटेल नहीं लिखनी है, डिटेल तो यहाँ पे समझाने के लिए बताई जा रही है कि इस तरह से आपको आंसर निकालने होंगे।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, 3/√7 का ऑप्शन जो है सी देख सकते हैं आप, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इसका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें इसने बताया कि 10a की वैल्यू आ जाएगी 3/√7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बिंदु 6-4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी। तो क्या होगा, इसको सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं इसको आराम से। जो है आपका ये आपका एक्स और वाई होता है, सभी को पता है अच्छी तरीके से। ये आपका y होता है और ये आपका x होता है। अब इसमें क्या पॉइंट दिया इसने, जो है 6 और -4। यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट होता है ये होता है हमारा x, और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है y। तो हमारे को x एक्सिस पे जो है 6 पहले हम निरूपित कर दें। यहाँ पे आपका बीच में जो होता है ये 0 होता है। उसके बाद थोड़ा सा दूर 1, 2, 3 इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। इधर भी माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से रहता है। और ऊपर आपका y में इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का 1, फिर प्लस का 2, +3, +4, +5 इस तरह से होता है। नीचे भी आपका माइनस में आ जाता है, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आपका ये आपने ग्राफ देख रखा है। तो यहाँ पे y x का मान कितना है, 6 है, तो x का मान 6 रखिए। तो यहाँ पर देखिए 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपका यहाँ पे आया। ठीक है, इस जगह पे हमारे को मिल रहा है x का मान 6। ठीक है, और जो है y का मान कितना है, -4 है। तो y का -4 तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि y जो है नेगेटिव इधर होता है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। x जो है ये पॉजिटिव इधर होता है और ये नेगेटिव इधर होता है। ये ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस का साइन दो, आपको ध्यान रखना है कि किधर क्या होता है। ठीक है, x पॉजिटिव इधर होता है। अब यहाँ पे -4y है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारे को ये चौथा नंबर ये मिल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन दोनों लाइनों को हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, तो इससे हमारे को ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे इसका ये आपका लाइन कहाँ पे है, इस तरह से आपकी सीधी आ रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कटेगी, इस तरह से सीधा खींच लिया, और ये वाली लाइन जो हमने इस तरह से सीधा खींच लिया। अभी इसने कहीं काटा है एक दूसरे को, और यही पॉइंट जो है हमारे को दिया गया है। तो हमारे को पॉइंट जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम जो हमारे को दिया गया है वो क्या दिया गया है, 6, ध्यान रखना, बेसिक समझा रहा हूं मैं। तो 6, -4 जो है हमारे पास ये पॉइंट आ गया। यानी कि ये वाली लाइन जो है, ये सीधी लाइन, ये कितनी दूरी है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, कितना, -4। ये लाइन हमें बता रही है कि -4 पर आई है सीधी, जाके यहाँ इस पॉइंट पे मिली है। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं जो, ये यहाँ पर कितनी दूरी पर गई है, तो x वाली लाइन के हिसाब से देखें तो ये 6 गई है। ठीक है ना, क्योंकि ये x का मान बता रही है। ये वाली लाइन ऐसे x की होती है, तो ये वाली x की हो गई, और ये वाली लाइन क्या होती है, सीधी वाली ऐसे, तो ये वाली आपका वर्टिकल लाइन जो होती है y का मान होती है। तो ये 6 है और 4 है। अब इसने क्या पूछा, ध्यान से देख लीजिए। ये बोला है कि इस पॉइंट का, जो ये पॉइंट हमने बनाया है, इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष तो ये है, और इससे दूरी कितनी है, तो आप देख रहे हो कि ये -4 दूरी पर ये पॉइंट मेरे को मिला है। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो गई, -4। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, ध्यान रखोगे आप इस चीज को कि हमारे पास जब भी ऐसा पॉइंट दिया जाए तो पॉइंट को ग्राफ में बना भी सकते हैं, और वैसे भी अगर आपका प्रैक्टिस है तो मैं तो वैसे डायरेक्ट बताया था कि -4 इसका आंसर है। तो अगर आपसे ये y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से कितनी हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, x अक्ष का पूछेगा तो y का मान आएगा, और y अक्ष से पूछता है तो x का मान आता है। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, जो x अक्ष से दूरी बता रहा है। इस पॉइंट का x अक्ष से दूरी कितना है, -4 है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो यहाँ पे कोई भी घटना की प्रायिकता अगर आपको जाननी है तो उसके लिए केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ना, वो 0 से लेकर के 0 to 1 के बीच में ही होती है। अगर 0 to 1 के बीच में होती है, इसका मतलब ध्यान रखना है कि आपके जो प्रायिकता है वो कितनी हो सकती है। देखो, वो 0 से या तो ज्यादा होगी, ठीक है, या 0 होगी, बराबर 0 के होगी, या 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी घटना दी गई हो, प्रोबेबिलिटी जिसकी भी हम निकाल रहे हैं, जिस भी इवेंट की निकाल रहे हैं, उसकी प्रायिकता जो है 0 से बराबर होगी या 0 के ज्यादा होगी। और जो है ये प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास जो है प्रायिकता पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि 0 से 1 के बीच में ही हमारी प्रायिकता हो सकती है, यानी कि 0 से 1 के बीच में क्या नहीं आएगा, तो नेगेटिव चीज नहीं आ सकती है, यानी कि माइनस की चीजें 0 से 1 के बीच में होती नहीं है, 0 के बाद आती है माइनस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, -1.5 जो है इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है आपको बतानी है। यहाँ पर दोबारा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, इसका एमसीक्यू मतलब इसका ऑप्शन हम देखेंगे अभी, तो इसका ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले हम समझ लें। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं। ये रहा हमारा सर्कल जिसकी बात कर रहा है वो, और इसमें सर्कल में कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जिसको हमने माना कि वो केंद्र O है। ठीक है, ये O है। अब इसने क्या बोला, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ठीक है, और तथा Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, स्पर्श रेखा जो होती है इसमें टच होती है, तो मैं स्पर्श रेखा पहले बना लूं, कहीं भी स्पर्श रेखा बना लो, नीचे या ऊपर, तो मैं नीचे बना लेता हूं। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा जो है हो गई। ठीक है, अब स्पर्श रेखा जो है जहां पे टच करेगी वहां तक हमारी स्पर्श रेखा होती है, आगे नहीं होती है। ठीक है ना, तो स्पर्श रेखा जो है आगे नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो है इसको मैं हटा दूं, तो सीधा सीधा यहीं से बना लेते हैं पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से बना लिया हमने, ये स्पर्श रेखा हो गई इस तरह से,
सर्कल का स्पर्श रेखा हो गया। अब स्पर्श रेखा की क्या बोल रहा है ये, कि ये जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, यानी कि यहाँ से Q है ये बिंदु, जो स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है, इसको कितना दे रखा है लंबाई, तो ये बोल रहा है कि इसको हमारे को दे रखा है इसने 24 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। और ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु हमारी Q है, ठीक है। Q जो है आपका देखो एक बिंदु Q से एक बिंदु पर जो है एक बिंदु Q है, और वहां से जो है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे रखी है, तो 24 हमने लंबाई खींच दी। अब इसने बोला है तथा Q की केंद्र से दूरी, अब Q की इस केंद्र सेंटर से दूरी भी दे रखी है, कि वो बोल रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर है, तो मैं Q से एक जो है केंद्र पर जो है लाइन खींच देता हूँ, और इसकी दूरी कितनी है, तो इसको हमारे को दे रहा है, ये बोल रहा है ये 25 सेंटीमीटर है, ये हमारे को 25 दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, तो वृत्त का जो रेडियस है वो बताना है, यानी कि रेडियस का मतलब है कि आपसे ये पूछ रहा है ये वाली दूरी, ठीक है ना, रेडियस पूछ रहा है। आपको दिख रहा है कि ये जो है आप स्पर्श रेखा जो है आपका हमेशा त्रिज्या यानी रेडियस के साथ क्या बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। जब 90 डिग्री का बनाया गया तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि लंब जो आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कि जो कर्ण का, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा वो क्या होगा, आपका आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण का मतलब हो गया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे पास देखो यहाँ पर ध्यान से देखें हम इस क्वेश्चन के ऊपर, तो किस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये जो आपका 25 है क्या है, कर्ण है, यानी कि मेरे को कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण जो है वो हमारे को 25 दे रखा है, ठीक है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे को देखा है 25, और ये जो नीचे दे रखा है ये क्या है, बेस है, तो मेरे को यहाँ पे बेस यानी कि आधार दे रखा है, आधार बोलूंगा मैं, तो आधार कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है। इसके अलावा क्या है हमारे को ये दिखाना है, ये क्या है, ये लंब है, ठीक है, ओ से लेकर के यहाँ तक, ये बिंदु आप कुछ भी मान सकते हो, आपको इसको पी मान लो, पी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ से लेकर पी तक हमारे को दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि मुझे ये रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या है, लंब है, तो मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे लंब का मान निकालना है, लंब मतलब परपेंडिकुलर का मान निकालना है, यही रेडियस है आपकी। अब यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, जो जो मेरे पास वैल्यूज है, मेरे पास हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसको फॉर्मूले में लगा लेता हूँ, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है हम इसको आगे इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं दूसरी तरफ, ताकि हमारे को समस्या ना आए और हमारा सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाए। तो कर्ण कितना है, यानी कि हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये मिल रहा है मेरे को 25, तो यहाँ पे रखा मैंने 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद में क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार क्या दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, इसके बाद में प्लस में क्या है, परपेंडिकुलर हमारे को नहीं दे रखा, निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी का मैं स्क्वायर छोड़ देता हूं। आप लिख सकते हो यहाँ पे लंब का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर पूरा भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो ओपी का स्क्वायर, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहो। अब मेरे पास 25 का जो स्क्वायर करूंगा तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ठीक है, आपको करना आना चाहिए। और 24 का जो स्क्वायर करोगे तो ये होता है 4 चौक 16 और ये 576, ठीक है, 576 प्लस में आपका यहाँ पे पी स्क्वायर तो है ही, पी स्क्वायर आपका निकालना है, तो मैं इस 576 को उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 625 माइनस में 576 बराबर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या है, पी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ, माइनस करते ही मैं जो है यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू जो है निकाल लूंगा। तो इसमें से मैं माइनस करूँ तो देखो 625 में अगर आप 576 माइनस करते हो तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16 9 और 4 49 आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो आपने, आपके पास पी का मान कितना आ गया, पी स्क्वायर का मान जो मिला मेरे को, पी स्क्वायर का मान जो मिला वो मिला 49। अगर 49 ये मेरे को मिला है तो पी का मान क्या हो जाएगा, तो पी बराबर जो है 49 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 का जो है आपका अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 जो है इसका आंसर होने वाला था। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं और टिक कर देंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 7 सेंटीमीटर ओपी की लंबाई होगी, यानी कि त्रिज्या की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये कितना आया था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में इस पार्ट 1 को जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम छोटे प्रश्न सारे एक एक नंबर के पूरा डिस्कस करेंगे, फिर बड़े प्रश्नों को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पीडीएफ में सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 27 तक। ध्यान रखना ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो बच्चे हैं देख नहीं पाते हैं, और यही समस्या है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है 200 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, 200 का ले लेना है एलसीएम, हम 200 का एलसीएम लेंगे, इस तरह से एलसीएम आप सभी को लेना आता है, ठीक है। तो 200 का एलसीएम लेते हैं, तो 200 लिखा है यहाँ पे। अब इसको हम पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब 200 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर हम वापस से इसको भाग देंगे, किससे, 2 से देंगे, तो 2 से करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर हम इसको फिर से भाग दे देंगे, 2 से चला जाएगा, तो 2 से करेंगे तो फिर से ये 25 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं। तो 3 से दे सकते हैं क्या, नहीं। 4 से नहीं, 5 से दे सकते हैं, तो हमारे को 5 से इसको दे देना है। तो 5 से दूंगा तो 5 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब 5 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से मैं 5 को एक बार में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एलसीएम खत्म हो गया, लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब खत्म। तो मेरे पास जो फैक्टर आए उनको लिख लेते हैं।
तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार 2 आया है, तो तीनों बार 2 लिख दिया। उसके बाद में क्या है, 5 आया है तो 5 लिख दिया, फिर एक बार और 5 आया है तो 5 लिख दिया, बस। अब हमारे को ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में व्यक्त करना है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है यही हमें बताना है बस। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है। इनटू में आपको बता देना है कि ये 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की पावर हमने लिख दी 2, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 जो है 200 का क्या हो गया आपका, यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ, ये 200 का जो है व्यक्त कर दिया हमने। 200 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बस इतना सा हमारा ये आंसर था और यही करना था एक नंबर के क्वेश्चन में, इसी तरह से हमें करना होगा। अगले पार्ट की बात करते हैं। आप देखो आपके एमसीक्यू 8 थे, ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू कितने थे, 8 थे। तो 8 एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर अगले 8 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है एक एक नंबर के रहेंगे। यही चीज मैंने आपको पहले बता दिया था कि 8 प्रश्नों में एमसीक्यू आएंगे और 8 प्रश्न जो है आपके एक एक नंबर के आएंगे, जिनको आपको सॉल्व करना होगा, उसमें आंसर नहीं दिया जाएगा। तो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, जहां पे सॉल्व नहीं किया हुआ इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सारा सोल्यूशन मैंने कर दिया है। यहाँ पर आप जितनी भी देखोगे सारे हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सॉल्व किया गया है, ठीक है। हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, सारे प्रश्न जो है आप देख सकते हो। बहुत लंबी पीडीएफ है ये, 40 पन्नों की पीडीएफ है, जिसमें सारे प्रश्न अथवा फतवा सब कर दिए हैं। देख रहे हो आप, ये सारा प्रश्न जो है मैंने कर दिया है। तो हम इस प्रश्न को आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और ये पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा आपको, जो कि लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वीडियो में, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो कैसे करनी है। कई बच्चों को समस्या आती है पीडीएफ को डाउनलोड करने में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख देनी है। तो बस इतना ही पूछा एक नंबर में, फिर से आपको एक नंबर मिल गया, ठीक है। कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है आपका, ध्यान रखना है, इक्वेशन कोई भी चेंज किया जा सकता है यहाँ पर। तो इक्वेशन या फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। जो यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं वो आंसर आपको इसी तरह से पीडीएफ में लिखे हुए, जैसे मैंने हाथ से लिखा है, तो हाथ से लिखा हुआ ही आपको पीडीएफ में मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक नंबर का फिर से पूछा गया, एक आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कोई भी आयताकार परिमाप है, मतलब फील्ड है, उसका जो है अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की बीमाएं यानी कि डायमेंशंस बतानी है, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी उस बाग की। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है। If the length of the garden is 4 मीटर more than its width, then find the dimensions of garden। तो डायमेंशंस हम निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है गार्डन का इस क्वेश्चन को समझने के लिए चित्र बनाएंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो हम चित्र बना लेते हैं एक रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, सभी को पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कैसा है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। देख सकते हो बाग है, और बाग जो है ये आपका इस तरह से दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ये बाग बना लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया ना, वो चीज़ को यहाँ पे लिखते ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको अभी भी मैथमेटिक्स देखनी है, तो आपको जो है सबसे पहले डायग्राम अगर समझ में आ जाता है, तो उसके बाद मैथमेटिक्स ईजी हो जाती है। तो मैथमेटिक्स साइंस सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि, चलो मानने की छोड़ो, हम एक आयताकार बाग है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप तो हम बाद में बात करेंगे। यदि इस बाग की लंबाई कितनी है, जो है ये बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो मान लो ये चौड़ाई है, इस तरह से जो लंबी सी ये छोटी वाली लाइन है, ये चौड़ाई होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या है आपकी चौड़ाई, विड्थ है। ये चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे को, चौड़ाई दे रखी है इसने, क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मुझे पता नहीं है, तो चौड़ाई मैंने मान लिया कि वो x है, ठीक है। और जो बोल रहा है कि ये लंबाई जो है, ये लंबाई कितनी बोल रहा है, ये लंबाई बोल रहा है जो कि x जितनी चौड़ाई है उससे 4 मीटर अधिक है। तो x तो मेरा चौड़ाई था, और लंबाई चौड़ाई से कितनी लंबाई अधिक है, 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई तो हमारी x थी, तो ये लंबाई कितनी हो गई, x प्लस में 4 हो गई, ठीक है। यानी कि आपका लंबाई इधर भी कितना है, ये x प्लस 4 ही है, और इधर चौड़ाई अगर x है तो इधर भी क्या है, ये x ही है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं लंबाई में, आपको पता ही है। एक रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर आयत जो होता है, उसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, चाहे ऊपर नीचे की बराबर होगी और दाएं बाएं की, लेफ्ट राइट की बराबर होगी। तो इसका x है तो ये भी x होगा। अब हमारे को पता है कि परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ पे पेरीमीटर हमारे को दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। ये भी ध्यान रखना है कि इसने दिया क्या है, अर्ध परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो पहले पेरीमीटर जो होता है हमारे को, देखो ध्यान रखा, पेरीमीटर मैं p से लिख देता हूं, और जो परिमाप को मैं प से लिख देता हूं। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। परिमाप जो होता है वो क्या होता है आपका, ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का। तो ये होता है आपका ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि सभी को प्लस कर दो, या फिर बोलो कि 2 बार जो है चौड़ाई आई है और 2 बार जो है आपकी लंबाई आई है। तो मैं कह सकता हूं 2 गुणा में लंबाई, ठीक है, और फिर साथ में क्या है, प्लस में चौड़ाई, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं, इसको इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको दिया क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसने जो बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये तो पेरीमीटर का है, इसका आधा जो है हमारे को दिया गया है। आधा कितना दिया गया है, तो हाफ जो पेरीमीटर का दिया गया है, सिंपल मैं कह सकता हूं कि हाफ आधा ऑफ पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर जो है आपका यानी कि परिमाप, ये कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया है आपको 36 मीटर, ठीक है ना। आधा जो है आपका परिमाप दिया गया है, तो इसको इंटू में कर दो। हाफ पेरीमीटर दिया गया है 36 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैं सीधा सीधा पेरीमीटर का जो है बराबर कर लेता हूं। अगर मैं इसको देखूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां से आप ध्यान रखना, यही चीज तो आपको बस समझनी थी। यहाँ पे हाफ पेरीमीटर बराबर 36 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे केवल परिमाप क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ से आधा जो उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास परिमाप जो आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, परिमाप जो है इसको आप पी से डिनोट करते हो, परिमाप को पेरीमीटर से डिनोट करते हो, कितना आ जाएगा, तो 36 तो इधर है और ये 1/2 इधर है, इसका 2 जब उधर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे भाग में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 36 गुणा में 2, यानी कि ये कितना आ गया, 72 मीटर पेरीमीटर आ गया मेरे पास। कितना आ गया, 36 जो है आपका 2 से गुणा हुआ तो 72 मीटर पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर हमारे पास फॉर्मूला ये रहा। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे अब इसको जो है फॉर्मूले में पुट करके जो है इसका आंसर निकालने वाला हूँ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है आपको दे रखा है मैंने, पी बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब जो है पेरीमीटर मैंने निकाल लिया, पेरीमीटर कितना आया था 72, तो पी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 72 रख रहा हूँ, ठीक है। ए बराबर जो है 2 और लेंथ कितनी है, तो लेंथ देखोगे आप, लंबाई कितनी है, x + 4 है, तो मैं यहाँ पे लंबाई जो है x + 4 लिख रहा हूँ, और विड्थ कितनी है, वो x है, तो विड्थ को मैंने लिख दिया यहाँ पे x, ठीक है। यही चीज़ है, तो हमारे को ध्यान रखना है कि l कितना है, l मेरे को दे रखा है आपका x + 4, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने बनाया है। और जो b दिया है वो b कितना हमने निकाला, यानी कि विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है, तो वो x है, चौड़ाई हमारे को x दे रखी है, तो l और b का मान जो है मैंने यहाँ पे रख दिया, l और b का मान रख दिया, तो ये हो गया 72। यहाँ पे अंदर वालों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे x और x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x हो गया, 2x प्लस में कितना है, 4 है, ध्यान रखना है, सब कुछ जोड़ना है हमको, ध्यान रखना है, ये चीज हमें जोड़नी है। तो 2x प्लस में 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 इंटू यहाँ ब्रैकेट में कितना है x और x 2x, ये 2x हो गया, और यहाँ पे कितना है +4 है, तो यहाँ पे आपका +4 हो गया, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट का मान सॉल्व कर दिया। अब इसको पता है कि आपको यहाँ पे 2 इसमें गुणा हुआ है, ठीक है, इसमें गुणा है, तो यहाँ पे मैं भाग दे दूंगा, इधर लाऊंगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 72/2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2x + 4, यहाँ लिखता हूँ 2x + 4, ठीक है। तो 72 का आधा करें तो कितना हो जाएगा, 72 का आधा होता है आपका 31, 31 दूनी 62, नहीं 72 का आधा आपका हो जाएगा ये 36, 36 दूनी 72, ठीक है, 36 हो जाएगा, 36 जो है इसका आ गया इधर, और यहाँ पर हमारे को 2x + 4 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 को उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36 माइनस ये, क्योंकि प्लस का 4 है तो इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 2x ही बचा रहेगा। अब मैं यहाँ से घटा दूं, 36 में से 4 गया तो मेरे पास आ जाएगा ये 32, बराबर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब फिर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, तो यहाँ पर जो है 2x है, तो मैं x का मान निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इससे भाग हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 गुना है, तो इधर ब्रैकेट के इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 32 बटे में क्या लिख दूंगा, इसको मैं 2 लिख दूंगा, काट दो, काटोगे तो आपका 16 दूनी 32 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और ये गया तो ये आ गया 16। ये किसका मान आया, x का मान आ गया हमारे पास 16, तो x का मान 16 आ गया, तो मुझे पता है कि l कितना x + 4 है और b कितना x है, तो मैं l निकाल लेता हूँ, l बराबर कितना हो जाएगा, तो l मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब x + 4 है, x + 4 है, ठीक है, और b कितना है, b बराबर केवल x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके जगह पुट कर देता हूँ, तो l का मान कितना आ जाएगा, 16 आया मेरे पास, x का मान तो 16 लिख दिया, +4 था ये, तो 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है, 20 मीटर जो है लंबाई आ गई, और x तो हमारे पास इसका रख देना x में, x बराबर 16 आया, तो b बिट कितनी हो गई, 16 हो गई, 16 मीटर जो है इसकी चौड़ाई हो गई, तो लंबाई कितनी आई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, तो इस तरह से हमें ये आंसर निकाल लेना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने स्टेप टू स्टेप समझाया है, इसलिए आपको ऐसा लगा हुआ कि लेंथी है, बहुत ही छोटा सा 1 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दिमाग आपको यूज करना है कि आधा पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकाल देंगे, आधा जो है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 36 का 72 हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम ये दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे और सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है ये भी आपका 1 नंबर का है, इसमें बोला गया बिंदु 0 0 और 36 15 का जो है आपको निकालना है क्या, बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको सभी को पता है कि हम कैसे करते हैं बिंदु सूत्र, सॉरी दूरी सूत्र जो है उसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम दूरी सूत्र, जिसको हम बोलते हैं डी बराबर क्या होता है, जिसको हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके अंडर रूट में क्या आता है, आपका आता है ये x2 - x1, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है, फिर आपका आता है यहाँ पे y2 - y1, ठीक है। अब फिर इनको ब्रैकेट में हम करते हैं और इसका स्क्वायर हो जाता है, ये भी हम ब्रैकेट में करते हैं और इसका भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे,
अब कुछ भी नहीं है, बस अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारे को अपने आंसर में इसको जो क्वेश्चन का जो चीज़ है उसमें इसमें एक्स और वाई के मान रख देने हैं, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ये ये x1 है, ठीक है, और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब जहां पर x1 है वहां x1 रखिए, जहां पे y2 है वहां पे y रखिए, बस सिंपल हो जाएगा आपका काम। तो मैं अंडर रूट ले लेता हूं पहले, ठीक है। अब इसके अंदर x2 कितना है, 36 है, 36 माइनस x1 कितना है, 0 है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 15 है, 15 रखा, माइनस 0 क्योंकि y1 0 है तो ये 0 रखा, और ये होल स्क्वायर। आपको पता है 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 36 में से 0 का कोई मान नहीं है, तो 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट में हमारे पास इस तरह से आ गया। 36 का स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा 1296, 1296, प्लस में 15 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 225, ठीक है। ये जो है हमने स्क्वायर किया, अभी तक ये अंडर रूट में ही है, केवल स्क्वायर खोला है, अंडर रूट नहीं हटाया हमने। अब जो है हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1296 प्लस 225 करोगे तो ये आ जाएगा 1521, ठीक है। 1521 अंडर रूट में है। अब अंडर रूट जब 1521 का खोलोगे, क्योंकि मैंने इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूले बताए हैं, अलग से मैंने इसके ट्रिक्स बताए थे जब आपके एग्जाम बहुत दूर थे, जब आपके सेशन स्टार्ट हुए थे जून जुलाई में, तब मैंने वीडियो बनाया था कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इजी से इजी, बिना मेथड के फटाक से देखते ही अंडर रूट निकल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं, आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो देख लेना, आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पे 1521 का जो अंडर रूट निकालते हैं वो आ जाता है हमारे पास 39, ठीक है। तो ये हमारे पास डी का मान आ गया। ये सब हम क्या निकाल रहे थे, डी की वैल्यू निकाल रहे थे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने यूज किया था, दूरी सूत्र को हमने यूज किया था। तो दूरी सूत्र से हमने डी का मान निकाला, यही इसने पूछा है बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो होगी 39, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये 5वां क्वेश्चन 1 नंबर का हो चुका है। हमने अभी तक जो है 8 क्वेश्चन एमसीक्यू के और 5 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के कर लिए हैं। अब जो छठा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा भी आया हुआ है, उसको हम बाद में जब बड़ा क्वेश्चन देखेंगे उसमें करेंगे। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमको एक चीज पता है कि जो आपके सिमिलर यानी कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, सिमिलर जो त्रिभुज होते हैं उनके एरिया का रेशो उनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी कि उनका क्षेत्र त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज एक, दो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज कोई एक होगा, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में त्रिभुज दो का क्षेत्रफल। कोई भी क्षेत्र आपको त्रिभुज एक दो दिए हैं, तो दो हमने एक मान लिया, एक त्रिभुज दूसरा मान लिया, ठीक है। ये जो है बराबर होते हैं, तो भुजा एक, त्रिभुज एक की भुजा बटे में त्रिभुज दो की भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, वर्ग होता है। ये समझ में आ गया आपको। सिंपली जो हम अलग अलग भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका वर्ग होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये बराबर होता है साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में साइड ऑफ ट्राइंगल 2 का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अब हमारे को दे रखा है क्या, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो भुजा एक और भुजा दो दे रखी है, 4 और 9 दे रखा है, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे त्रिभुज एक का क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना, हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, भुजाओं का अनुपात मुझे दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात की भुजाओं की जगह लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो त्रिभुज एक है ना, इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, मैंने इसीलिए हिंदी में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एरिया बटे में त्रिभुज दो का एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड 1 कितना है, 9 है, सॉरी साइड 1 कितना है, ये 1 है आपका, ये 2 है, तो 1 कितना है, 4 है, तो अपॉन 4 अपॉन में क्या कर दिया 9, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे को यही कहता है, समरूप त्रिभुजों के हिसाब से ये फॉर्मूला लगता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, मैं 4 चौक 16 और बटे में क्या, तो 9 में 81, यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। त्रिभुज एक का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दो का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का अनुपात जो है 16:81 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो है त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा 16:81, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 16 रेशियो 81, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से सरल सरल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक्स पता है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है, एक गोले की बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के डायग्राम बना दिया। देखिए एक गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले की हमें जो है ध्यान रखना है कि डायमीटर दिया है, तो ये गोले का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हमारे को गोले का डायमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना 4πr² होता है, जो कि मैंने लिखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। इसके गोले का कर्व सरफेस वो बोलो या सरफेस से बात एक ही होती है।
वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमारे को इसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दिए, और रेडियस क्या होता है, इसका आधा होता है। तो अगर मैं r बताऊं तो r कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 जो है इसका रेडियस हो जाएगा। आधा होता है डायमीटर, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी यानी डायमीटर का आधा। तो व्यास कितना दे रखा है 14, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, तो बस मेरे को क्या करना है, फॉर्मूले में इसको डाल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह मेरे को 7 × 7 लिख लेना है कि वो आर का स्क्वायर है। तो 7 × 7 इसको सॉल्व करिए तो ये आपका 7 से ये 7 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 × 22 × 1 × 7। अब इनको सभी को गुणा कर लीजिए तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है, यदि 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य जो है 2 है तो x का मान निकालना है। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला, जो इस तरह के सिंपल डिजिट होते हैं इसके लिए माध्य यानी कि मीन जो होता है, मीन यानी कि माध्य, ये होता कितना है, तो माध्य होता है संख्याओं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं संख्याओं का योग बटे में यहां पे आ जाएगा कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, संख्याएं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी है इसका हिंदी थोड़ा सा देख लेना। तो कुल तो यहाँ पर हम जो है मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे सीधा है सबसे पहले कुल संख्याओं का योग करते हैं। तो हमारे को संख्या दे रखी है 1 + 2 + x + 3 + 4। ठीक है, बटे में संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, अब ये जो होता है किसके बराबर होता है, माध्य के बराबर होता है। माध्य मेरे को दे रखा है कितना, माध्य इनका 2 है, तो ये किसके बराबर है, होता ये क्या होता है, माध्य होता है, क्योंकि मैंने बताया ना माध्य का फॉर्मूला ये होता है। तो ये किसके बराबर होता है, माध्य के। तो मैं नीचे भी लिख सकता था कि ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा ईजी रहेगी, इसको हटा दीजिए इक्वल्स टू के साइन को। तो माध्य कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो मैंने 2 जो है माध्य लिख दिया। अब माध्य मैंने 2 लिखा, और आपको दिया क्या है, आपने अभी अभी सारी वैल्यूज रख दी, तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10x, 10 + x हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 + x, बटे में कितना है 5 है। ठीक है, क्योंकि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, ये बटे में 5 है, उधर जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 10 + x। अब यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 10 + x हो गया। x का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको x का मान अगर यहाँ से निकालूं तो यहाँ पे प्लस का 10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो पहले से 10 तो उधर था ही, और ये वाला 10 उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि x का मान क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया आंसर कि जो इसका माध्य, इसका जो x का मान है, इस x का मान हमें निकालना था। x का मान क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x का मान जो हमारे पास 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9वां पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि एक डाइस इज थ्रोन वंस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो आपको इवन नंबर की जो है यहाँ पे बताना है कि इवन नंबर कितना आएगा। सबसे पहले हम बात करें तो अगर यदि एक जो है पासा फेंका जाता है तो उस पर कुल जो है परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, पॉसिबल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, तो पासे पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। जब आप लूडो खेलते हो तो आपका आप जब एक बार फेंकोगे तो उसमें से एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 इन नंबरों में से कोई भी आ सकता है। तो पासे पर कुल परिणाम कितने, इतने, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए 6 नंबर हो गए। ठीक है, और जो हमें क्या चाहिए, हमें सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता चाहिए। तो पासे पर कुल सम संख्या कितनी है, पासे पर, अब मैं इसको इंग्लिश में बोल दूंगा, पासे पर कुल सम संख्या ये कितनी है। तो एक पासे पर जो है सम संख्याएं कितनी होती हैं, आप आराम से देख सकते हो कि आपका जो 2 है 4 है और 6 है, ये सारी की सारी क्या है, ये सम संख्याएं हैं। तो हमारे पास पासे पर सम संख्याएं 2 मिल रही है, दूसरा 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। ठीक है, 2 4 6 जो है ये सारी सम संख्याएं। तो यहाँ पर जो टोटल कितने संख्या मिल रही है, हमारे को सम संख्याएं 3 मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ निकाल लेते हैं इधर प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालनी है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम जो है आपका पासे पर कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो संभव परिणामों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम, संभव फेवरेबल आउटकम जिसको बोलते हैं, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम।
अब जो है आपके संभव परिणाम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं हमारे पास संभव परिणाम, तो हम 3, ठीक है, और बटे में कुल परिणाम हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास 6 आ रहे हैं, तो 6। तो इसका मतलब हम इसको काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 जो है आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गेटिंग इवन नंबर जो है आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना आ गया, ये है 1/2, यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब समझ लीजिए इसको इंग्लिश में पासे पर कुल परिणाम, यानी कि टोटल, हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन ए डाइस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन ए डाइस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो है यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि हमको इवन नंबर चाहिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑन ए डाइस टू गेटिंग इवन नंबर, टोटल नंबर्स ऑन ए डाइस टू गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल्स टू 2 4 6, तो 3 संख्याएं मिलती हैं। अब यहाँ पर जो हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यानी कि कुल संभव परिमाणों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो इसको आप रख दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 9वां प्रश्न जो है इजी सा है, इसको हमने कर दिया। अब यहाँ से 10वां जो प्रश्न है, ये आपके 2 अंकीय प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में क्या बोला गया, अब अभी आप जो है पार्ट 1 देख रहे हैं, ध्यान रखना कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार में, आप पार्ट 1 देख रहे हैं जिसमें हम छोटे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, बड़े प्रश्नों को पार्ट 2 में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको पार्ट 1 में 10वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, तो एचसीएफ दिया गया 306 और 657 का 9 है, एचसीएफ दिया गया है, ज्ञात करना है एलसीएम, बस सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो हमारे को एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ जो है 9 दिया है, तो एचसीएफ की जगह 9 रख दिया हमने, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, छोड़ दिया, और दो संख्याएं कौन कौन सी है, वो ब्रैकेट में हमारे को दो संख्या दे रखी है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया इसके बराबर में लगा के, फॉर्मूला जो हमारा कहता है। अब हम एलसीएम को ऐसे रखेंगे, और ये 306 गुणा में 657 बटे में इधर से 9 इधर आ जाएगा, इसको काटना चाहे काट ले, गुणा करके कर ले, तो आपके पास में एलसीएम जो निकलेगा 22,338 निकलेगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से छोटा सा 2 नंबर का एचसीएफ का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इस तरह से भी काट सकते हो, 9 यहाँ पे 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 और 9 चौक 36, 34 से गुणा करोगे 657 को तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप काट के भी कर सकते हो और डायरेक्ट गुणा करने के बाद भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो है 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान रखना आपका 10वां प्रश्न अकेला आएगा, इसमें अथवा पार्ट नहीं है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, इसमें भी अथवा पार्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अथवा पार्ट देखने को मिल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको अथवा पार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। तो देखो इस और पार्ट को हम नीचे सॉल्व करेंगे, पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, 11वें नंबर का पहला पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हम नीचे जो है इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया है उसी की हम बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको कि सबसे पहले देखो शून्यांकों का योग दिया गया है, तो हम शून्यांकों का योग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है शून्यांकों का योग, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस, हम इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो ये कितना दिया है, सम ऑफ जीरो दिया गया, मेरे को ध्यान रखना, सम ऑफ जीरो, अच्छा सम ऑफ जीरो को हम लिखते क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए, तो ज्यादा इजी होगा। तो सम ऑफ जीरो को हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो क्या दिया है आपको, जो है ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ हमें लिखते जाना है और करते जाना है। तो हमारे को दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान जो है क्वेश्चन में वो दिया गया है, वो कितना दिया गया है, शून्यांकों का योग जो है -3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3। अच्छा इसके बाद इसने क्या बोला, शून्यांकों का गुणनफल भी दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमारे को, वो दिया है 2, क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। अब जो है हमारे को वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम्स ये दिए गए हैं। तो हम जानते हैं जब किसी पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के जो है अगर जीरो अल्फा और बीटा के रूप में दिए जाएं, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, यदि किसी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि शून्यांक अल्फा और बीटा के रूप में दिए जाएं, तब हम जो है द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं हम अल्फा, ठीक है, अल्फा लिखना है, माइनस का साइन लगा के जो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, क्या लिखते हैं, इंटू एक्स लिखते हैं, इसके साथ में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब आपके जब अल्फा और बीटा दिए जाएं तब ये जो हमारा द्विघात समीकरण का ये रूप होता है। अल्फा और बीटा जब दिए जाएं तो आपको ये रूप यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है अल्फा बीटा के रूप में हम इसको यूज करते हैं।
अब जो है आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 दिया गया है, और जो है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पे रख देंगे 2, और जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां रख देंगे -3। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का तो मान कुछ है नहीं, तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, तो यहाँ पे ब्रेकेट में -3 कर लीजिए। ये हमारे को -3 दिया हुआ है, इसके साथ में क्या है, एक्स गुणा में है, तो ये एक्स गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान लिखा 2, और बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब जो है मेरे को यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। तो यही हमारा जो है हमसे पूछा गया था कि वो जो है पॉलिनोमियल बताइए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया गया है, आपको 0 दिया गया है, ठीक है। सॉरी, जिसके सम और प्रोडक्ट जो है वो -3 और 2 दिया गया है। तो हम इस तरह से हम इस आंसर को निकाल देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो है इसका अथवा पार्ट में क्या दिया है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के आपको रूट्स निकालने हैं। इस अथवा पार्ट को हमने नीचे करवाया है, ये रहा आपका अथवा पार्ट, और यहाँ पर ये हमको समीकरण दे रखी है 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है, अब देखो यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं, एक टॉपर कैसे लिखता है, एक टॉपर क्यों टॉप होता है, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने दिया है ना, इस तरह से अगर एक टॉपर लिखता है, आप अगर एग्जाम में सही तरीके से लिखते हो, ये चीज ब्रैकेट वाले आपको केवल फॉर्मूला है जो है हमने यहाँ पे बताया कि किस लिए हमने यहाँ यूज किया है। क्योंकि आपका जो है जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लेते हैं, जो बीच वाले को टुकड़े कर देते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर वाला जो है ना आपकी संख्याएं, इनको पहले गुणा करते हैं। बाहर वाली जो संख्याएं हैं उसको एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है और जो सी वाली संख्या होती है उसको हम गुणा करते हैं। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 होता है। तो बीच वाली संख्या को ऐसे टुकड़ा करना है कि इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं, यहां पर जो संख्या है इनको गुणा करूं, तो मेरे को कितना मिल जाए, 12 मिल जाए, वो भी कौन सा, माइनस का 12। ध्यान रखना, ये माइनस का 2 है, ये और प्लस का 6 है, तो माइनस का 2 और 6 को गुणा किया तो -12 मिला। तो मुझे यहाँ पे जो संख्या है इनको ऐसे गुणा करूं कि ये मेरे को -12 दे। देखो माइनस का 4 गुणा प्लस का 3 माइनस का 12 होता है, ठीक है। और जो है इन दोनों का जोड़ या घटा जो है वो मिलकर के मेरे को माइनस का x दे। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 है और प्लस का 3x है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3x हटाओगे तो माइनस का केवल x ही बचेगा, जो कि यहाँ पर है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाहर वाली संख्याओं का जो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, वो संख्याएं बीच वाली संख्याओं को जब तोड़ेंगे तो गुणा करने पर वो प्राप्त होना चाहिए। और जो है बीच वाली संख्याओं को जिसको हमने तोड़ा है, इनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे को जो समीकरण पहले स्टार्टिंग में दी गई थी वही मान वापिस से प्राप्त हो। तो ये चीज हम अगर लिख देते हैं तो इसके बाद में ये जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसके बाद में ये स्टेप लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, करना क्या है, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैंने इस तोड़ने वाला वीडियो जो अलग से समझा रखा है, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब मेरे को यहाँ से कॉमन ले लेना है, जो कॉमन हो सकता है। यहाँ पे 6x स्क्वायर है और माइनस का 4x है, तो 4 और 6 दोनों तो कॉमन आएंगे नहीं, इन दोनों में 2 का भाग देंगे तो दोनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं 2x ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x है साथ में और यहाँ पे भी x है, तो इसमें से 2x बाहर निकाल दूं, तो 2x मैंने बाहर निकाला, ठीक है। 2x 3x तो ले नहीं सकते हो क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो 2 ही लेंगे, तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है। तो यहाँ पर 2x जब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x इसमें से निकालोगे, तो यहाँ पे मैंने 2x निकाला, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पर 3x बचा, गुणा 3x कर दो, तो आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, ये 3 दूनी 6 और x गुणा x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। तो वापिस यही आ गया। तो 2x जब मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास 3x अंदर बचा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पे 4x में से 2x निकाला तो बचा क्या, यहाँ पे 2, क्योंकि 2x गुणा 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने 2 इसमें ब्रैकेट में रख दिया। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो इस ब्रैकेट में जो हमारे को आया है, यही चीज यहाँ पर ब्रैकेट में आनी चाहिए, तभी जाके हमारी समीकरण सही बनेगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो है ब्रैकेट में मान सेम आना चाहिए। तो अगर मैं देखो तो ये पूरा का पूरा मान ऐसा ही है, तो इस ब्रैकेट इसको पूरे का पूरे ऐसे उतार दूंगा, और जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाऊंगा, और साथ में इसको किससे गुणा करूंगा, 1 से, क्योंकि हमारा 1 से गुणा करने पर वापस यही प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या, एक ही है, सीधी सी बात है, ब्रैकेट वाला चीज चाहिए यहाँ पे। अब जो है ये जो 2 कॉमन आए हैं इसमें से एक बार 1 लूंगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि दोनों में से केवल एक बार ये लिखूंगा, और जो है 2x और +1 ये साथ में एक बार लिख दूंगा। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। अब मैं एक फैक्टर को इधर ले लेता हूं, एक फैक्टर को इधर ले लेता हूं, तो x के 2 मान जो मुझे निकालने हैं वो मिल जाएंगे। तो जो है यहाँ पर 2x + 1 को 0 के बराबर किया तो मेरे पास x का मान आ गया -1/2, ये पहला मान आया। अगर यहाँ पे 3x - 2, क्योंकि ये दोनों समीकरण 0 के बराबर है, ठीक है, तो एक बार पहले मैं इस समीकरण को 0 करूंगा और फिर जो है दूसरे समीकरण को, यानी कि दूसरे इक्वेशन को 0 करूंगा। 0 करते ही इसकी वैल्यू आ गई x = 2/3। तो ये x का 2 मान आया, यही हमें ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे, जो है मूल ज्ञात करने थे, ठीक है, रूट्स जो है हमें निकालने थे, ठीक है। तो मूल का मान जो है वो क्या जाता है, x का मान जो है उसी को मूल कहते हैं, और जीरोस किसे कहते हैं, अल्फा और बीटा को कहते हैं, ध्यान रखना है। तो मूल जो है हमारे समीकरण के मूल क्या आ गए, x = -1/2 और x = 2/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के ये मूल हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न में भी आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अथवा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, और अथवा क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले हम 12वें का पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद अथवा की बात हम नीचे करेंगे। तो यहाँ पर जो है बोला गया है 10 to
ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री है, जहां पर 2 एक न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ इट tan 2a इक्वल्स टू कोट ए माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो tan जो है हमारे को क्या दिया गया है, tan 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में। इस चीज को हमने जो है उतार लिया क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया गया है। अब जो है इसको आप ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला जो ब्रैकेट में बताया गया है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी tan ए को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए, यानी कि कोट थीटा का मान जो होता है वो हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ पे ए दिया है तो मैं सब जगह ए लिख दूंगा बस। तो यहाँ पे tan थीटा 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे ये थीटा का मान दिया है 2a, थीटा की जगह क्या दिया है 2a दिया है, तो इस थीटा की जगह मैं 2a यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, tan की जगह कोट, ठीक है कोट आ गया, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a दिया तो 2a। ठीक है, ये आपके पास में उस ऊपर वाले को हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। और इधर क्या है, कोट है, इधर भी कोट आ गया, दोनों तरफ कोट आ गया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ कोट है ना, कोट इधर भी गुणा हो रहा है, कोट इधर भी गुणा हो रहा है। जब कोट से कोट गुणा होता है तो हम कोट से कोट हटा सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, हम जो है तुलना कर लेंगे, कोणों की तुलना कर लेते हैं। 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, और यहाँ पे क्या है a माइनस 18, a माइनस 18, ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, यहाँ से जो है ये 2a और इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक तरफ जो है ए वाले ले जाऊंगा और एक तरफ बिना ए वाले, तो 90 तो 90 रहेगा, और इधर माइनस 18 इधर लाऊंगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 2a है और इधर ए है तो ए तो इधर रहने दो, और माइनस का 2a इधर लाऊंगा तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 3a, और ये दोनों को जोड़ करके मिल गया हमारे को 90 प्लस 18 कितना 108। तो 3a जो है यहाँ पर, तो a का मान मुझे निकालना है, तो 118 बटे में क्या 3 इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। 118 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 36 बार में 3 3 9, देखो इसको काटो तो आपका 3 3 9 और 3 6 18, 36 बार में जो है ये कट जाएगा। ए का मान कितना है 36 डिग्री, यही हमसे पूछा गया, तो यही हमारा आंसर है। इसके अथवा पार्ट की बात करते हैं, जिसमें इसमें और ऑप्शन में पूछा गया मान ज्ञात करना है साइन 63 और साइन स्क्वायर 27 बटे में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो अथवा पार्ट मैंने ले लिया, इसका मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमको सिंपली सबसे पहले ये देख लेना है ये क्वेश्चन दिया क्या गया उसको उतार लेना है। तो हमारे को दिया गया है साइन स्क्वायर 63 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमारे पास अभी मैंने आपको 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। तो इस साइन को जो है हम लिख सकते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये क्या लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर तो है ही, तो देखो यहाँ पर देखो 63 प्लस में 27 कितना होता है 90 होता है, ठीक है ना। तो 63 प्लस 27 जो है ये 90 होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या लाना है 63 लाना है ना, तो 63 लाना है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 27। तो मैंने यहाँ पे इस 63 को क्या लिख दिया 90 माइनस 27। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये साइन आ गया और ये साइन अपना इसी तरह से छोड़ दिया, इसी तरह से कोस को भी चेंज कर दूंगा। तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 लाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 17 प्लस में 73 कितना होता है 90। तो मुझे लाना कितना है 17 लाना है, तो इस प्लस 73 को उधर ले जाऊंगा तो 90 माइनस 73 हो जाएगा, ये रहा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 90 माइनस 73 यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा पास कोस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करने का टाइम आ गया। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। तो हमने इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 27। ठीक है, थीटा कौन सा होता है 90 में से जो घटा रहे हैं वो थीटा होता है, तो ये हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पे 27 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे साइन का यूज कर लेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर और ये 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 73 है तो 73 डिग्री लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एक फॉर्मूला आपको याद होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे वो थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हमारे पास ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा देखोगे यहाँ पे भी 27 है यहाँ पे भी 27 है, थीटा का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि ए का मान बराबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो नीचे 73 है और यहाँ पे भी 73 है, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे भी बटे में 1 आ जाएगा, 1 से 1 डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। यही हमारे पास आंसर आ गया इस सोल्यूशन का। 2 नंबर में हमको यही सॉल्व करना था, ये फॉर्मूले सारे याद रखना है। देखो यहाँ तो मैंने बताया है आपको, तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको अगर पता है कि कैसे करा है मैंने तो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, केवल आपको बताने के लिए लिखा गया है। ये मेन फॉर्मूला जो है आपका कौन सा है, ये दोनों फॉर्मूले ऊपर जो बताया था ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जो है बहुत तरीके से याद रखने हैं आपको। तो हमने बता दिया कि जो हमारे को क्वेश्चन दिया गया था उसका मान 1 आएगा। ठीक है, यही हमारे पास में इसका आंसर था और हमने आंसर निकाल दिया। इसके बाद 13वां जो प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है हमारे को दे रखा है। शीर्ष मतलब जो है त्रिभुज जो होता है ये त्रिभुज होता है, और इसके जो 3 पॉइंट होते हैं ये शीर्ष कहलाते हैं, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनके शीर्ष दे रखे हैं। तो हमारे को शीर्ष जब दे रखे हैं तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं होते बच्चों से, तो मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ याद कैसे। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो दे रखा है हमारे को 1 -1 और -4 6 और -3 और -5। यहाँ पे जो है हमारे को हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं, ए इसको पहले को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी और तीसरे को मान लेते हैं सी। ठीक है, तो ए बी सी का हमारे को हमने यहाँ पे लिख दिया, ए ये है, बी ये है और सी ये है, क्योंकि हमारे को काम आएगा, यूज करेंगे आराम से। एक चीज और जो है इसमें क्या कौन सी चीज है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये पहला वाला जो है ये x1 है, ये बी वाले में ये x2 है और सी वाले में ये x3 है। इसी तरह से आप देख रहे हो ये -1 जो है इस पहले वाले में ये y1 है, ठीक है, और जो है इस वाले में 6 जो है ये y2 है,
और यहाँ पे सी वाले में ये वाला y3 है। ये सभी को पता होगा, स्कूल में बहुत अच्छी तरह से सिखाया होगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई हमने तीनों में बता दिए, कौन सा x2 है, xy सब कुछ है, ठीक है। अब जो है मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको सभी को यही दिक्कत आती है, कहाँ पर x1 कहाँ पे x2 आएगा समझ में नहीं आता है। तो इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको लिखने का जो है तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, 1/2, ठीक है, जब ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हों तब। उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ध्यान रखना है। अब जो है इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप x1 x2 और x3 तीनों चीज लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार नहीं आएंगे, जो आएंगे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले x1 लिखना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट बना देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना, जिसमें हम आगे लिखेंगे, फिर प्लस लिखना है, फिर आपको x2 लिखना है, फिर ब्रैकेट बना देना है और फिर आगे बढ़ जाना है, फिर प्लस लिखना है और यहाँ पे x3 लिखना है और फिर ब्रैकेट बना देना है और आगे बढ़ जाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज तो मैं इसी कलर से कर देता हूँ जिस कलर से हमने किया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखना है। अब इस फॉर्मूले में हमें वो चीज लिखनी है जिसकी आवश्यकता है। अब देखो ध्यान से, x1 के बाद क्या आता है, x2 आता है, x3 आता है। तो हमने x के तो x1 x2 और x3 तीनों तो लिख दिए हैं, तो x तो आएगा नहीं कहीं भी। अब हमारे पास बचा है केवल y आएगा। तो x1 के बाद क्या आता है, x2, यानी कि x1 के बाद आएगा y2। अब क्योंकि 2 तो सब में आएगा, ध्यान रखना है, x1 के बाद आता है x2, तो x2 की जगह क्या लिखना है, y2। तो यहाँ पे हमने लिखा y2, ठीक है। y2 के बाद क्या आता है, y3, ठीक है। तो y2 में से y3 माइनस किया, ध्यान रखना। अभी x1 के बाद y2 और y3, 1 2 3 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद फिर वापस 1। तो x2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। और फिर 3 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, तो बचा क्या, 1, तो y1। ध्यान रखना, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद तो खत्म हो जाता है, 3 के बाद वापस 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y1। और 1 के बाद क्या आता है, फिर आता है 2, ठीक है। तो आप देखो ऊपर वाला फॉर्मूला मिलाओ, x1 का x1 है, y2 है, फिर माइनस y3 है, फिर x2 है, फिर y3 है, फिर माइनस y1 है, फिर x3 है और फिर y1 है और फिर y2 है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले x1 x2 और x3 लिख करके ब्रैकेट बना लो। फिर आपका जहाँ पे x1 है वहां से शुरू करो, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ब्रैकेट में सारे y आएंगे, ये ध्यान रखना। तो 1 के बाद में 2 आएगा, 3 आएगा, y लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद में जब 2 और 3 आ गए तो बचा क्या, 1, तो फिर 2 3 1 आएगा। इसी तरह से फिर अगले पार्ट में देखें तो यहाँ पे 3 आ चुका है, तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आएगा और फिर इसके बाद में 2 आएगा। 3 के बाद 3, भाई 3 के बाद में वापस से शुरू करना पड़ेगा, तो 3 2 1, ठीक है। तो इस तरह से, सॉरी 3 1 2, तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूले में हमारे को ये सारे मान रखने हैं जो हमने अभी अभी ऊपर लिखे हैं। तो इन सभी मानों को जो है x1 और x2 और x3 और y1 y2 और y3 की जगह सब जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं इनको रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है, y3 क्या है, जो हमने ऊपर लिखा तो वही मान यहाँ पे नीचे लिखे हैं। और इन सभी के मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, देखो आप सामने ये लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आपसे जो है मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगी, वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारा ब्रैकेट सॉल्व किया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर अंदर की चीजों को सॉल्व कर देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है 6 माइनस माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये माइनस का, देखो ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया। इस तरह से ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखो, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 और माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो आ जाएगा आपके पास 24 स्क्वायर यूनिट, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 24 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन जो है 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपको। ये बोल रहा है कि AO इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, ठीक है। यहाँ पे आकृति में जो है OA गुणा OB वो है बराबर OC गुणा में OD के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज दी है इन द गिवन फिगर, ये है दर्शाना है आपको एंगल A, ध्यान रखना है एंगल A, ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर एंगल C। ये वाला एंगल किसके बराबर बोल रहा है, ये इसके बराबर बोल रहा है, ये बराबर है। और फिर बोल रहा है एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। एंगल B जो है ये वाला, तो हम इसको, इसमें बोल रहा है ये एंगल, ये वाला जो एंगल बी है ये आपका इसके बराबर है। तो लाल वाले आपस में बराबर दिए हैं और ये जो दूसरे वाले हैं ये आपस में बराबर दिए हैं, ये इसमें ये बोल रहा है। तो शो करना है हमारे को। तो सबसे पहले हमारे को जो दिया गया है वो चीज लिख लेते हैं। तो हमारे को दिया क्या है कि OA इंटू OB, तो हमारे को दिया गया है OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने लिख दिया दिया गया है। तो यहाँ पे गिवन का मतलब है दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव। तो एंगल जो है ये ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। चित्र हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब जानते हैं हम ये ट्रांसवर्स लाइन, आप देख रहे हो कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और ये जो है एक दूसरे को जब काटती हैं तो इनके जो है सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सॉरी, जो है आपका शीर्ष अभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं, सम्मुख नहीं। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ये जो दिया गया है OA इंटू OB और OC इंटू OD, इसको हमने लिखा। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। देखो यहाँ पे OA है, ध्यान रखना यहाँ पे OA है और जो है यहाँ पे आपका OC है। तो यहाँ पर OA है तो इसको इसके साथ गुणा है तो इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन में OC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है OD है तो OD तो ये रहा और इसके साथ जो गुणा था OB उसको इधर लाऊंगा तो इसके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया, एक इधर ले गया एक को इधर लाया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो हमने इसको जो है इस तरह से लिख दिया। तो ये चीज लिखो चाहे वो चीज लिखो, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके नेक्स्ट पार्ट पे अब जो है ट्राइंगल हम दोनों ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा है? ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। और दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका जो है सी ओ बी। तो सी ओ बी और ए ओ डी दोनों ले लेते हैं। तो ए ओ डी ट्राइंगल लिया, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी से, ठीक है, या में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा इन। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे देखो, ओ ए अपन ओ सी, ओ ए अपन ओ सी, ओ डी अपन में ओ बी, ओ डी अपन में ओ बी। इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की बात है और दोनों त्रिभुज से हमने यही निकाला क्योंकि हमारे को ये दिया गया था, इसलिए हमने ये निकाल दिया। तो दोनों त्रिभुज की बात कर ली हमने कि भाई त्रिभुज में देखो ए ओ डी में जो ओ ए भी है और ओ सी भी है, ठीक है। तो हमारी क्या होता है अब जो है यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जब ये एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, ठीक है, बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। तो एंगल सी ओ बी, देखो सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी को हमने यहाँ पे बराबर किया क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। अगर हम एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी कि एस ए एस सर्वांग समता नियम लगाएं तो हमारे पास जो है जो आपका ये वाला त्रिभुज है एओडी त्रिभुज जो है ये सर्वांग समूह होगा सीओडी के, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर ये इसकी भुजाएं जो है आपस में क्या है, भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ एंगल भी बराबर कर दिया, तो दो साइड्स बराबर कर दिया और एक एंगल बराबर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? एस ए एस नियम से जो है ये सर्वांग सम हो गया, सिमिलर हो गया। अब ये सिल्वर हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल ए जो है बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। इसका ऊपर वाला कोण, इसका ऊपर वाला कोण बराबर होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो है एंगल नीचे वाला यानी कि एंगल डी जो है ये बराबर होगा एंगल बी के। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल ओ जो इधर वाला बराबर होगा एंगल इसके। तो हम कह सकते हैं हमारे को केवल ऊपर वाले प्रूव करने थे, ए और सी के बराबर करना था, तो हम कह सकते हैं ए बराबर सी हो जाएगा और डी बराबर बी हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही हमारा आंसर है। बस हमें केवल एक चीज चिपकानी थी कि हम जानते हैं कि दो जो है समरूप त्रिभुज और हुए हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस ये चीज लिखनी थी। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। वर्टिकली अपोजिट हमने बता दिया था, यही मेन चीज है कि शीर्षाभिमुख कोण बता दें और दूसरी चीज है जो इनको क्रॉस करके इस तरह से लिख दे। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। 14 नंबर इसमें आपको देखने को नहीं मिला और पार्ट, इसमें और पार्ट नहीं आया है। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त का बाह्य बिंदु जो है टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू यानी कि एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस यानी कि 2 गुना है एंगल ओ पी क्यू के। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है और इसको हम कर भी लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए दिया गया है कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त जो है, ठीक है, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं दिया गया है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त, ठीक है, कोमा, यहाँ पे कोमा लगा दो। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि है टीपी और टीक्यू। टीपी और टीक्यू दिया गया है जहां पी और क्यू जो है संपर्क बिंदु है। तो यहाँ पर पी और क्यू क्या है? संपर्क बिंदु है। क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने इसको डायग्राम को ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू ऑन द सर्कल एंड ए सर्कल विद सेंटर ओ वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं लिखें, लेकिन आप जरूर मेंशन करें जब डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा आप बता दें कि डायग्राम में क्या है। इसके बाद जो है टू प्रूव यानी कि हमें जो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल टी पी क्यू बराबर होना चाहिए 2 एंगल ओ पी क्यू के। उत्पत्ति हम कर लेंगे। हम जानते हैं एक थ्योरम है हमारे बुक में और उसको हमने पढ़ रखा है, ध्यान से पढ़िए कि किसी बाह्य बिंदु से, कोई भी ये बाह्य बिंदु है, ये रहा वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है बराबर होती हैं। अभी मैंने ऊपर भी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो है आपका टी से मैं पी रेखा जो ये खींचा है और जो है टी से आपका ये क्यू रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टीपी बराबर टीक्यू होगा, ठीक है। हम इसीलिए कह सकते हैं कि टीपी जो टी से लेकर पी तक बराबर होगा टी से लेकर क्यू तक। तो टीपी बराबर क्यू, टीपी बराबर टीक्यू होगा। और जो है आप जो है यहाँ पे एंगल देखो, अब एक और चीज है, एंगल जो है इनके इक्वल होते हैं, समान भुजा अगर होते हैं, ये भुजा क्योंकि यहाँ पे टी क्यू टीपी और टी क्यू बराबर है, ये भी भुजा है और ये भी एक भुजा है। इस त्रिभुज में भुजा ही दिखाई दे रही है कि मैंने पी से क्यू को मिला रखा है, तो ये इसकी जो भुजा है ये जो है क्या बना रही है? बराबर जो है एंगल बनाएंगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल जो है यानी कि समान भुजाओं के कोण जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजा है तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं। अब जो है ये ट्राइंगल आपका फिर से हमने ये डायग्राम यहाँ पे ले लिया क्योंकि इसको आगे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो पी से लेके टी क्या है? ये टेंजेंट है, ठीक है। और ओ से पी क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। तो ये जो है आपकी टीपी क्या है? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा पर जो है ओपी क्या है? ये आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या है। कि ये क्या है? आपकी त्रिज्या है, समझाने के लिए लिखा हुआ है ये। तो ये आपकी त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि ये जो टीपी है इस पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। हमने बताया है कि जो भी स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कह देंगे कि ओपी जो ओपी है वो टीपी पर क्या है? लंब है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंबवत होती है या लंब होती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान रखना है कि TPO ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल OPT या OPT लिखो या TPO लिखो, आपका ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक चीज और जो है आपका इसी तरह से TQO ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखो क्या कह सकते हैं कि आपका जो है एंगल OPQ, ध्यान रखना एंगल OPQ ये वाला, अभी मैं यहाँ पे जो चीज दिखा रहा हूँ वो चीज ध्यान से समझ लेना। ये देखो एंगल OPQ ये छोटा वाला जो एंगल है, ठीक है, ये प्लस एंगल दूसरा भी एक एंगल है TP और Q ये वाला छोटा दूसरा एंगल, ये दोनों मिलकर के क्या 90 डिग्री होंगे ना भाई। पूरा का मान मैंने अभी बताया था आपको 90 डिग्री है। तो ये जो पूरा 90 डिग्री है इसको दो टुकड़े कर सकते हैं। एक तो एंगल बन रहा है ये छोटा वाला जो है TPQ, और इसके साथ दूसरा एंगल जो बन रहा है ये पूरा मिला के 90 डिग्री होने वाला था। तो इसमें ये एक एंगल क्या है OPQ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे को कह दिया हमने एंगल OPQ, ध्यान रखना OPQ यानी कि ये एक नंबर एंगल है। ठीक है, ये एक नंबर है समझ लो अब यहाँ पे। और जो है दूसरा एंगल है TPQ ये 2 नंबर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने TPQ 2 नंबर, और दोनों मिला के क्या बन रहा था 90 डिग्री। स्पर्श रेखा से त्रिज्या का कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो हमने कह दिया ये 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो एंगल TPQ, देखो TPQ, ठीक है, ये 2 नंबर है। ठीक है, तो ये TPQ क्या हो जाएगा, 90 में से ये OPQ घटा दूंगा तो 90 माइनस एंगल OPQ, ये दूसरा समीकरण बन गया। ध्यान रखना समीकरण एक ऊपर बना लिया था, ये रहा। ठीक है, एंगल TPQ बराबर एंगल TPQ, TQP बराबर एंगल TPQ। अब इन ट्राइंगल PTQ, अब ट्राइंगल PTQ देखिए, PTQ ये वाला ट्राइंगल है पूरा का पूरा, इसमें ये कोण है और एक ये कोण है, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमें पता है कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल में। तो हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग जो है बराबर होता है। तो तीनों कोण लिख लेता हूँ, PTQ प्लस में आपका दूसरा हो जाएगा TPQ और तीसरा हो जाएगा आपका TQP। तो तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो TPQ, TQP और PTQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे को एक चीज ध्यान रखना है कि TPQ का मान क्या है, हमने अभी भी निकाला था ये चीज, तो ये हम जो है TPQ की जगह रखेंगे, ध्यान रखना है, बाद में रखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात जो है इक्वेशन 1 में देखोगे तो हमारे को दे रखा है TQP बराबर होता है TPQ। अभी हमने बताया था क्योंकि समान भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने बता दिया था कि ये वाला एंगल 2 और एंगल नंबर 3 जो है ये बराबर है, एंगल नंबर 2 और 3 बराबर हैं, ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना। TPQ का जो मान है हम रख देंगे बाद में। ठीक है, TPQ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो TPQ ये भी है, ठीक है, TPQ ये सॉरी TQP है ये, और ये PTQ है। तो यहाँ पे ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये देखो TPQ इसको ऐसे ही उतारा हमने। ठीक है, और जो है TQP ये कितना है, तो TQP को ऊपर देखोगे तो TQP ये कितना है, TPQ के बराबर है। तो इसको मैं TPQ लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे TPQ लिख दिया और ये वाला एंगल ऐसे ही रखा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि समीकरण 1 से इसको हमने चेंज कर दिया। ये वाला यहाँ पे चीज लिखी गई है, ये चीज बार बार ऊपर जाके देखने की जरूरत नहीं है। अब जो है TPQ प्लस TPQ कितना हो गया, 2 TPQ हो गए। ठीक है, और हमारे पास PTQ तो पहले से ही था तो वो हमने ऐसे ही रखा। अब मुझे पता है TPQ का मान जो है यहाँ पे देख रखा है समीकरण 2 में, तो हमने लिख दिया फ्रॉम टू हमने क्या किया, TPQ का मान 90 माइनस OPQ रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया 90 माइनस OPQ। ठीक है, 2 तो था इसके साथ तो 2 रखा, और ये PTQ ऐसे रखा 180 डिग्री ये रहा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा में 90 ये अलग हो गया। ठीक है, और ये 2 गुणा में OPQ, क्योंकि हमें दुगना प्रूव करना है ना, तो हमने 2 गुणा में OPQ जो है इसको लिख दिया। और जो आपका ये वाला एंगल है एज इट इज उतारा, ये 180 है, ये होगा आपके पास 180, 90 गुणा में 2 180 है। ये दो आपका तो वैसे का वैसे रहा, ये भी आपका वैसे का वैसे रहा। इस 180 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, आपको हमारे को निकालना PTQ, तो PTQ को तो हमने यहाँ रखा, और ये 180 तो पहले से था, ये वाला 180 उधर ले गए, और जो है प्लस का था, ये माइनस का एंगल था, ये हम प्लस का इधर ले गए। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, ध्यान रखना, ये माइनस से और ये कट जाएगा, हमारे पास आ क्या गया यहाँ पे एंगल 2OPQ, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा जो है ये लेंथी क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से नहीं है, लेकिन दिया तो 2 नंबर में है तो आपको करना तो है ही, तो 2 नंबर के हिसाब से 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जो है ये मैं आपको मिटा देता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इसको मैं आपके लिए 1 2 तो लिख ही देता हूँ, क्योंकि आपको 1 2 याद रहेगा। ये हमने 1 माना था एंगल, और ये हमने 2 माना था एंगल। चलिए अब आगे 16वां क्वेश्चन, ये आपका 2 नंबर का अगला क्वेश्चन है। 16वां नंबर, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष छोड़ करके। तो लीप वर्ष छोड़ दीजिए, किसी भी साल में 365 दिन होते हैं, हमें सबको पता है। ये तो दो लाइन का आंसर है इसका। ठीक है, 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और दिनों की संख्या जब एक ही दिन जो है इनका जन्मदिन संभव हो, तो 365 दिन में एक ही दिन आएगा जिस दिन इन दोनों का, सविता का या हमीदा का बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, नंबर ऑफ डेज व्हेन सेम बर्थडे इज पॉसिबल। दिनों की संख्या जब एक ही दिन जन्मदिन पॉसिबल हो तो कौन सा एक ही दिन होगा, और टोटल कितने दिन है, 365 दिन है। यानी संभावित परिणाम कितना है 1, और कुल परिणाम कितने हैं 365। तो संभावित बटे में जो है कुल परिणाम कर देंगे, यानी कि 1 बटे में आपका जो है 365, ये इसका आंसर होगा। बस इतना ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके
बड़े क्वेश्चन आ गए। ये 4 अंक के प्रश्न जो है सारे के सारे शुरू हो चुके हैं। 17 नंबर के आगे से जो सॉल्यूशन है हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए। उसके लिए हम पार्ट 2 में जो है सारे 17 से आगे लेकर के 27 तक के क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे और पार्ट है, सभी जगह बहुत ज्यादा और पार्ट है, तो ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनने वाला है। दूसरा पार्ट तो और लंबा बनेगा, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। 4-4 अंक के और 5-5 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और अथवा सब कुछ हम करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे इसका। उसके लिए धैर्य रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतनी जल्दी वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ फाइल आप सॉल्यूशन के साथ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। इस वीडियो के स्क्रीन पे भी लिंक आ रहा है, इस लिंक के थ्रू जो है आप डायरेक्ट जा सकते हैं और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।